स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ नेत्री त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी आरएसएस पदाधिकारियों से मुलाकात की। दिल्ली में ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। मीटिंग में आरएसएस से भैया जी जोशी, सुरेश सोनी, दत्तात्रेय होस बोले, कृष्ण गोपाल मौजूद थे। सूत्रों से खबर है कि राजनाथ सिंह और संघ पदाधिकारियों में नई सरकार के समीकरणों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि मुलाकात के बाद राजनाथ ने दावा किया कि वो चुनाव में सहयोग के लिए आरएसएस को धन्यवाद देने आए थे। मीटिंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नहीं थे, इसलिए राजनाथ सिंह ने उनसे फोन पर बात की। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को सम्मानजनक पद देने को लेकर के भी बातचीत हुई है। राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग में मौजूद रहे आरएसएस के पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने सियासी रणनीति पर चर्चा होने से इंकार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर महज सामान्य चर्चा हुई है। एक जनरल, एक सौहार्द भेंट, इट वॉज ए जनरल, एक अफेक्शनेट मीटिंग था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो करेंगे, वो यहाँ कोई ऐसे कोई स्ट्रेटेजी पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं हुआ। इससे पहले कल रात बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। दिल्ली में आरएसएस दफ्तर में ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली थी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आगे की रणनीति को लेकर मोदी कल संघ प्रमुख से मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच चुनाव रिजल्ट के बाद सरकार बनाने के सभी समीकरणों पर भी बात हुई है। आरएसएस पदाधिकारियों से मोदी और राजनाथ की मुलाकात पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि बीजेपी नेता संघ परिवार की गुलामी करने के लिए आरएसएस दफ्तर पहुंच जाते हैं। सुबह से शाम तक कांग्रेस पार्टी को नेहरू गांधी परिवार का गुलाम बताने वाले खुद आज संघ परिवार की गुलामी करने के लिए पहुंच गए। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि सरदार पटेल को आरएसएस ने लिखित में दिया था कि वो कभी कोई सियासी हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन मोदी और भागवत की भेंट के बाद यह गलत साबित हो रहा है। सरदार पटेल को एक एफिडेविट में संघ प्रमुख ने भविष्य में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा न लेने का आश्वासन दिया था। श्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद ये सारे आश्वासन झूठे पड़ गए। कल नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात से पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद भी लिया। वाजपेयी जी से मिलने के बाद वो संघ के दफ्तर के लिए रवाना हुए थे। वाजपेयी से मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट भी किया और लिखा कि चुनाव की आखिरी रैली को संबोधित करने के बाद अटल जी का आशीर्वाद लेने आया। जब प्रचार शुरू हुआ था तब भी उनसे मिला था। उनसे मिलना हमेशा खास होता है। नरेंद्र मोदी जीत के बाद वाराणसी या वडोदरा में से कौन सी सीट अपने पास रखेंगे, इसे लेकर सस्पेंस खत्म होता दिख रहा है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने संकेत दिए हैं कि मोदी वाराणसी सीट अपने पास रखेंगे। मोदी वाराणसी सीट से पर्दा उठाने को तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरी दौर के मतदान से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि मोदी जीत के बाद वाराणसी सीट अपने पास रखेंगे। माना जा रहा है कि पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने के लिए राजनाथ ने ये दांव खेला है। दरअसल विरोधी लगातार ये कहते रहे हैं कि जीतने के बाद मोदी वाराणसी सीट छोड़ देंगे और जनता को दोबारा चुनाव झेलना होगा। वाराणसी चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी न हो जाए, इसलिए कहा जा रहा है कि राजनाथ ने संकेत दिए कि मोदी वडोदरा सीट छोड़ेंगे। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी ने यूपी सरकार पर 3 कोर्ट की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 3 कोर्टों के आदेश के बावजूद उन्हें प्रचार नहीं करने दिया गया। मकोका कोर्ट का आदेश, सीबीआई कोर्ट का आदेश और हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है और हमको जबरदस्ती रोका गया है। मऊ क्षेत्र में नहीं जाने दिया गया है और इसका जवाब जनता की अदालत में होगा। इससे पहले कल बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का चुनाव प्रचार के लिए मिला पैरोल बेकार साबित हुआ। शनिवार को उन्हें 1 दिन के लिए पैरोल पर आगरा सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था, लेकिन उनके रिहा होने की कुछ देर बाद ही चुनाव प्रचार थम चुका था। दरअसल चुनाव प्रचार करने पैरोल पर बाहर आए मुख्तार अंसारी को सुनने के लिए मऊ में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासनिक औपचारिकता के नाम पर उन्हें यहां से वहां घुमाती रही, जिससे वो प्रचार के लिए मऊ नहीं पहुंच पाए। मुख्तार अंसारी घोसी संसदीय सीट से कौमी एकता दल के उम्मीदवार हैं। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 10 दिनों का पैरोल दिया था, लेकिन 9 दिन बीत जाने पर कोर्ट ने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई।
तब जाकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्हें कुछ वक्त के लिए रिहा किया गया। पैरोल खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी को दोबारा सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मुख्तार वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय का समर्थन कर रहे हैं। वाराणसी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। शनिवार को 6 बजे चुनाव प्रचार थमने के बाद भी केजरीवाल रात करीब 9 बजे 80 घाट पर अपने समर्थकों के साथ लोगों से वोट मांगते नजर आए। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर केजरीवाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो लोगों से वोट मांगने नहीं बल्कि डिनर करने आए थे। मैं तो खाना खाने के लिए आया हूँ पिज्जा हाउस में। लोगों से खूब फोटो और तो मैं मिल नहीं सकता। इस तरह से तो नहीं मिल समर्थकों के साथ आप मिल रहे हैं। कहाँ है मेरे समर्थक, कहाँ है कार्यकर्ता? नहीं सर, बस एक मनीष सिसोदिया है मेरे साथ। वाराणसी में मतदान से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता वोटर्स को लुभाने के लिए वाराणसी में पैसे और शराब बांटने की फिराक में है। वाराणसी में वोटिंग में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली वाला फॉर्मूला आजमानी जा रही है। बीजेपी नेता संजय सिंह ने कहा है कि वो 250 खुफिया कैमरों से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर नजर रखेंगे। खबर है कि वाराणसी में आज मुस्लिम नेताओं की एक गुप्त बैठक है। इसमें मतदान को लेकर चर्चा होगी। बैठक में यह तय किया जाएगा कि काशी के मुसलमान 12 मई को वाराणसी के किस उम्मीदवार को वोट करेंगे। वाराणसी लोकसभा सीट में करीब 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जो कि किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। इस लिहाज से मुस्लिम नेताओं की ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को फर्जी ओबीसी कहना कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल को महंगा पड़ गया। अब एक शख्स ने गोहिल के खिलाफ अहमदाबाद के 16 थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। शैलेश मोदी नाम के एक शख्स ने शिकायत की थी कि कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने सियासी स्वार्थ के लिए पूरे मोद घांची समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की है। इसके बाद गोहिल के खिलाफ आईपीसी के अलावा जनप्रतिनिधि कानून के तहत भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल 8 मई को कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी फर्जी ओबीसी हैं और अपनी मोड घांची जाति को सियासी फायदे के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी समुदाय में डाल दिया था। यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का दफ्तर और बीजेपी की कठपुतली तक करार दिया है। इलेक्शन कमीशन जो कि खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ा रहा है और उनके इलेक्शन ऑफिस के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा है, इलेक्शन कमीशन फिरका परस्तों के हाथों की कठपुतली बन गई। आजम खान यही नहीं रुके, उन्होंने तो लोकसभा चुनाव को ही अवैध करार दिया। पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे आने से पहले अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री कहकर चुनाव लड़ता है तो ये भारत के संविधान और उसकी धाराओं का उल्लंघन है और इस तरह ये चुनाव अवैध चुनाव है। वहीं चुनाव आयोग को कठपुतली कहने पर बीजेपी ने आजम खान पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आजम के बयान को उनकी पार्टी तवज्जो नहीं देती तो देश क्यों दे। खान को पूछता कौन है? आजम खान जी को तो उनकी पार्टी में कोई नहीं पूछता है। जिस व्यक्ति को उसकी पार्टी में नहीं पूछता, देश उसका संज्ञान कहां से लेगा? अमेठी में वोटिंग के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एक वोटिंग कंपार्टमेंट में नजर आने के मामले में चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि राहुल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। उन्होंने कहा कि राहुल जिस कंपार्टमेंट में खड़े थे उसमें रखा ईवीएम काम नहीं कर रहा था। जबकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कल 11 बजे तक चुनाव आयोग को जवाब देना है। दरअसल राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो 22,000 लोग मारे जाएंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसे लेकर शिकायत की थी। इस पर आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 12 मई तक जवाब मांगा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुलपति जमीरुद्दीन शाह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो उन्हें अतीत को भुला देना चाहिए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने चुनाव के बाद बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए को समर्थन देने की संभावना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि समर्थन देने के लिहाज से उनकी पहली पसंद कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए होगी।
चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर सरकार बनाने के लिए यूपीए की कोई संभावना नहीं रहती तो वो तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशेंगे, लेकिन एनडीए को समर्थन किसी हाल में नहीं देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 14 मई को अपने आवास पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदाई भोज पर आमंत्रित कर सकती हैं। 10 जनपद पर होने वाली इस डिनर पार्टी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सीनियर लीडर्स भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया भर के बड़े नेताओं को विदाई चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को भी लिखी गई है। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में मनमोहन सिंह ने इन सभी को इतने साल तक एक साथ काम करने के लिए धन्यवाद दिया है। मनमोहन सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। उनकी ये चिट्ठी कुर्सी छोड़ने की तैयारी मानी जा रही है। कल लोकसभा चुनाव का आखिरी और 9वां चरण है। 12 मई को 3 राज्यों की 41 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें से यूपी की 18, पश्चिम बंगाल की 17 और बिहार की 6 सीटें शामिल हैं। यूपी की जिन 18 सीटों पर कल वोट पड़ेंगे उनमें मुख्य रूप से डुमरियागंज, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बांसगांव के नाम शामिल हैं। यूपी के लालगंज, आजमगढ़, घोसी संसदीय क्षेत्र के लिए भी कल मतदान होगा। इसके अलावा सलेमपुर, बलिया और जौनपुर सीट पर भी कल लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यूपी के मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली सीटों पर भी कल वोट पड़ेंगे। साथ ही वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में भी लोग कल मतदान करेंगे। कल बिहार की जिन 6 सीटों पर वोट पड़ेंगे उनमें वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, गोपालगंज और सिवान के नाम शामिल हैं। कल के चुनाव में सबकी नजर हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी पर भी रहने वाली है। यहां से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं तो उन्हें चुनौती दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अजय राय। कल कई हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत का फैसला भी होने वाला है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को तो कुशीनगर में गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह की किस्मत दांव पर है। कल आखिरी चरण के चुनाव के बाद इंडिया न्यूज ने सबसे सटीक एग्जिट पोल का इंतजाम किया है। कल शाम 5 बजे से एग्जिट पोल आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख सकते हैं। 12 मई के मतदान को देखते हुए यूपी के सोनौली में भारत नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में सीबीआई के पूर्व प्रवक्ता जी मोहंती ने बीजेपी नेता जेपी नड्डा की उपस्थिति में बीजेपी के दामन थाम लिया। मोहंती ने भरोसा जताया कि उड़ीसा में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा के देरी में लोक पंचायत सेवा के कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में सत्ता किसी की बपौती नहीं होती। इसके बाद विनोद शर्मा ने रोहतक में लोक सेवा पंचायत के ऑफिस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा के हित के लिए काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर प्रदेश में समान विकास नहीं करने का आरोप भी लगाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा नक्सली हमला हुआ। नक्सली हमले में 7 पुलिस वाले शहीद हो गए। नक्सली हमले के शिकार पुलिस वाले गाड़ी से जा रहे थे। लैंडमाइन धमाके से गाड़ी के बरखच्चे उड़ गए। नक्सली हमले में 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए नागपुर लाया गया। बताया जा रहा है कि डीयू के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने हमला किया। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने और नक्सलियों से संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस ने एक घर में छापा मारकर भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए। बताया जा रहा है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके लिए एक घर में बैठकर साजिश रची जा रही थी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर तोड़ा गया। पुंछ सेक्टर में पाक सैनिकों ने इंडियन आर्मी के पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की। बॉर्डर पर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ और फायरिंग का दौर तेज होता दिख रहा है। मेरठ के थाना कोतवाली इलाके में पानी पिलाने को लेकर लगाए जा रहे एक प्याऊ पर 2 गुटों में शुरू हुई कहासुनी हिंसा में तब्दील हो गई। इस हिंसा में एक बाइक समेत एक दुकान में आग लगा दी गई। झड़प में आने से 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। दिल्ली में इंसाफ की गुहार लेकर सैकड़ों लोगों ने हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर प्रदर्शन किया।
इन लोगों का कहना है कि इंसाफ के लिए ये लोग करीब 1 महीने से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। पटना में एक बैग के गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी उठी और उसने भीषण आग का रूप ले लिया। शनिवार को लुधियाना में एक नामी वुलन मिल में आग लग गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक लड़की को उसके ही घर में 3 लड़कों ने केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। निधि अग्रवाल के माता पिता शादी में गए हुए थे और वो घर में अकेली थी, तभी उसके साथ पढ़ने वाले 3 लड़के पहुंचे और उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। दिल्ली में एयरफोर्स सार्जेंट की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने बताया कि उनकी पत्नी ने ही अपने पति की हत्या अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर की थी। कानपुर में एक महिला ने अपने शराबी पति से तंग आकर खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र के ठाणे में 20 साल की एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मुंबई से सटे ठाणे में एक बैग में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आगरा में पुलिस कस्टडी में एक लड़के ने जहर खा लिया। लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि एक चांदी व्यापारी पिता पुत्र को गोली मारे जाने के शक में वो पूछताछ के लिए उसे थाने लाए थे। इलाहाबाद में पेट्रोल पंपों की हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में इलेक्ट्रॉनिक दुकान से 16 लाख के सामान चोरों ने उड़ा लिए। मध्य प्रदेश की भिंड जेल में अवैध वसूली का गोरख धंधा सामने आया है। भिंड के इस जेल में करीब 1000 से अधिक कैदी बंद हैं और इन कैदियों के परिजनों की शिकायत इंडिया न्यूज की स्टिंग में अवैध वसूली का खुलासा करती है। भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है। यात्रा के लिए यात्रियों को अलर्ट किया गया। बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने दर्शन के लिए निःशुल्क टोकन की व्यवस्था की है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। आज मदर्स डे है। ग्रीटिंग कार्ड्स और गिफ्ट्स की दुकानों में भीड़ देखी जा सकती है। उड़ीसा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक शानदार कलाकृति बनाकर नाइजीरिया में बंधक बनाई गई 300 छात्राओं को छोड़ने की मांग की है। आज IPL 7 में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता के बीच होगा, वहीं दूसरा होगा रॉयल चैलेंजर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। शनिवार को IPL के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 143 रन बनाए, लेकिन बारिश के चलते पूरा मैच नहीं हो पाया और डकवर्थ लुइस की नियम के हिसाब से फैसला हुआ। कल IPL में हुए दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर डैरन सैमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने रॉबर्टो बटिस्टा को मात देते हुए मैड्रिड ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना ली। इराक में हुई अलग अलग धमाकों और हिंसा में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के बारे में जानकारी देने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी के वकील ने केस छोड़ दिया है। अमेरिका के वर्जीनिया में एक हॉट एयर बलून में एकाएक आग लग गई। मध्य अटलांटिक एरिया में उड़ रहे बैलून देखते ही देखते क्रैश हो गया। थाईलैंड में एक बार फिर सत्ता के लिए प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। यिंगलक शिनावात्रा की PM पद से बर्खास्तगी के बाद से विरोधी दल सत्ता पाने की जुगत में भिड़े हुए हैं। भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक विवेक रेड्डी ने बिना तार का दुनिया का पहला पेसमेकर तैयार किया है। छत्तीसगढ़ की श्वेता तिवारी मिसेज एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2014 चुनी गई। मिसेज एशिया इंटरनेशनल इंडिया के लिए देश भर से करीब 3000 से ज्यादा आवेदन आए थे। मुंबई में फिल्म और टीवी के कई सितारों ने स्टार फिल्म इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चर्चित आरुषि तलवार मर्डर केस पर आधारित फिल्म रहस्य की रिलीज पर 13 जून तक के लिए रोक लगा दी है। अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत की फिल्म लीडर में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय काम नहीं करेंगे। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तानी लोक गायक आरिफ लोहार ने अपने गीतों का जलवा बिखेरा। चलिए वक्त ब्रेक हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद